हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जो है समकालीन विश्व में राजनीति। तो हमने कल 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए थे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे जैसे हम कोई नई वीडियो डालें। तो चलिए बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर आगे की ओर। अब आता है इराक पर आक्रमण। देखिए 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से इराक पर सैन्य हमले किए थे। मतलब 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने क्या किया, एक अभियान निकाला था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इस पर अपनी सेना को लेकर इराक पर हमला किया अमेरिका ने। इससे क्या हुआ कि अमेरिका की लीडरशिप वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश मिले। मतलब इसमें 40 से ज़्यादा लोग इसके साथ मिल गए जिसको कॉलिशन ऑफ विलिंग्स कहा गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की हमले करने की इजाज़त नहीं ली। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे किसी भी कोई देश दूसरे पे हमला कर रहा होता है पहले उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी मनमानी करी उसने। फिर दिखाने के लिए उसने क्या कहा अमेरिका ने कि इराक पर हमला जो है वो सामूहिक संहार से के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने से रोकने के लिए था। अमेरिका ने कहा कि इराक जो था वो लोगों को मारने वाले ऐसे हथियार बना रहा था जिससे बहुत लोग एक साथ मर सकते थे, इसलिए हमने उस पर हमला किया, बहाना बना दिया उसने। लेकिन जो ये हथियार जो फिर जब खोजबीन हुई तो ऐसे कोई भी हथियार नहीं मिले जो कि इराक में बनाए जा रहे थे। अमेरिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि अमेरिका को लगता था कि इराक के पास तो बहुत तेल भंडार है और उस पर कब्जा कर लूँ मैं और वहाँ फिर अमेरिकी सरकार बना लूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में अमेरिका के 3000 सैनिक मरे और इराक के करीब 50,000 सैनिक मरे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। मतलब वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और कोई एक बच्चा टॉपर आ रहा है, हर बार 95-96% ला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 40 बच्चों में से एक बच्चे का पूरे क्लास में वर्चस्व है, मतलब वो टॉपर है, वो किसी को आने नहीं दे रहा है, उसके सामने और कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं वर्चस्व। तो हुआ क्या था, देखिए जब शीत युद्ध हुआ था 1945 और 1991 में, तो जो शक्ति था वो 2 गुट में बटा था, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। फिर क्या हुआ, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद अमेरिका बस महाशक्ति के रूप में बचा। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ बस पूरी दुनिया में महाशक्ति जो था वो अमेरिका बचा था। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के हाथ में हो तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एक ध्रुव, जब एक महाशक्ति के हाथ में हो जैसे अमेरिका के हाथ में था, इसको एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का केंद्र एक हो तो इसे वर्चस्व कहते हैं, मतलब एक ही केंद्र में हो, एक के ही पास हो तो इसे वर्चस्व बोलते हैं। अब देखिए वर्चस्व का सैन्य शक्ति के अर्थ में क्या अर्थ है, मतलब सेना के रूप में वर्चस्व किसको बोलते हैं। तो देखिए वर्चस्व को इंग्लिश में बोलते हैं हेगेमनी। हेगेमनी प्राचीन यूनान से जुड़ी है, मतलब ये पुराने यूनान से जुड़ी है और इसका मतलब किसी एक राज्य का प्रभुत्व होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी एक राज्य का प्रभुत्व, उसका शासन, सिर्फ वही सामने खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है। इसका प्रयोग अमेरिका की सैन्य शक्ति बढ़ाने में होता है। इसका क्या होता है कि इससे सैन्य शक्ति बढ़ता है अमेरिका का। देखिए आपको जैसा कि पता है कि अमेरिका के बराबर सैन्य शक्ति में आज कोई देश नहीं है। जितना जो है 12 देश मिलाकर अपनी सैन्य क्षमता में, सेना में जो पैसे खर्च करते हैं उतना बस अमेरिका अकेले अपने सेना पे खर्च करता है। अमेरिका बॉर्डर से दूर से ही कहीं भी किसी देश में तबाही कर सकता है। ये पॉइंट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों बैकग्राउंड शोर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए अमेरिका जो है वो अपने बॉर्डर से ही बैठे बैठे किसी भी देश में तबाही ला सकता है, इतना उसके पास पावर है, इसके पास हथियार है। पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में करता है। ये देखिए पेंटागन अमेरिका के एक उसका नाम है, कोई सिस्टम है, इसका जो एक बजट है, एक बड़ा हिस्सा बजट का रक्षा अनुसंधान यानी डिफेंस में और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में इसका यूज ज़्यादा होता है। अमेरिकी आक्रमण से अमेरिका की कुछ कमजोरियां भी पता चलता है। जो अमेरिकी आक्रमण हुआ है वहाँ से अमेरिका की कुछ कमजोरियां भी पता है। देखिए अब किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा खराब। अब देखिए इसकी क्या कमियाँ हैं। अमेरिका अपने नेतृत्व वाले गठबंधन नाटो के आगे वहाँ के आदमियों को नहीं झुका पाया। मतलब देखिए जो वहाँ पे इसने बमबारी किया था चेकोस्लाविया में, तो इसने क्या किया था कि वहाँ
उसने सोचा कि नाटो में इसको मिला लूँगा, लेकिन आपको पता है कि नाटो अमेरिका का नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये उसको आगे अपने आगे नहीं झुका पाया, वहाँ के लोगों को इसमें शामिल नहीं कर पाया। साम्राज्यवादी ताकत अपने सैन्य शक्ति का यूज 4 चीज़ों के लिए करते हैं। साम्राज्यवादी ताकत जो होता है, जो समाज को लेकर चलते, साम्राज्यवादी ताकतें जो होती है वो अपनी सैन्य शक्ति मतलब सेना की शक्ति का यूज 4 चीज़ों के लिए ज़्यादा करते हैं। जीतने के लिए, अवरोध करने के लिए, यानी कि अवरोध करने के लिए मतलब अगेंस्ट में जाने के लिए, खिलाफ जाने के लिए, विरोध करने के लिए, दंड देने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ताकि प्रॉपर चल सके। अमेरिका अपने अधिकारी ज़मीन पर कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया। अमेरिका का जो अधिकारी ज़मीन था, जो उसके अंडर था, वहाँ पर वो कानून व्यवस्था नहीं लागू कर पाया, कानून व्यवस्था वहाँ लाने में असफल रहा। वर्चस्व का पहला अर्थ राज्यों की सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। अब देखिए, वर्चस्व का जो पहला जो मीनिंग है वो अर्थ है राज्यों की सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है, मतलब राज्यों की जो सैन्य क्षमता है वो कितनी है, कैसी है और कितना है, कितना मतलब वो आगे तक जा सकती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। इसका देखिए, वर्चस्व का दूसरा जो अर्थ है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक समझ, मतलब वैश्विक मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक देश होता है। आपको जैसे अभी पता था कि महाशक्ति अमेरिका था, वैसे ही ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था चलाने वाला होता है वो एक ही होता है, एक देश, जिसका दबदबा रहता है सभी पे, मतलब प्रेशर रहता है। इसके पास व्यवस्था और कायदों को लागू करने की क्षमता होती है, मतलब ये सारी व्यवस्था को देखता है और नए नए कानूनों को ये लागू कर सकता है, क्योंकि भाई इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक ही महाशक्ति है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, यह जो काम करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी इनको होता है। होता क्या है, देखिए, दूसरे प्रतियोगी देश इसका फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें कोई खर्च भी नहीं देना पड़ता। इनको पता है सारा वही करेगा तो हम क्यों खर्च करें, हम अपना फ़ायदा देखेंगे। ये इसको नुकसान होता है महाशक्ति को। इसका उदाहरण सार्वजनिक वस्तुओं को अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराने की भूमिका से है। देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि सार्वजनिक वस्तुओं को फ्री में दिया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, यह वस्तु वह होता है जिसको कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने से मतलब खपत करने से किसी वस्तु की मात्रा कम न हो और वह दूसरे के लिए भी अवेलेबल हो, जैसे स्वच्छ वायु और सड़क। अब देखिए, ये नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। ऐसा सामान जिसको लोग कंज्यूम करें तो भी उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, वह कम ना हो और वह दूसरों के लिए भी उपलब्ध हो। दूसरे भी चाहे तो उसको उसी टाइम पे उपलब्ध करें या किसी भी टाइम पे उसको कंज्यूम कर सकें, उसको ले सकें। जैसे स्वच्छ वायु और सड़क, कोई भी कितना भी कंज्यूम करे ख़त्म तो होगा नहीं। अब देखिए, सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। सार्वजनिक वस्तु जो है सब सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। यहाँ से कोई भी कभी भी कितना भी यूज करिए, इस ख़त्म थोड़ी कर पाएंगे आप। वहाँ तो हर कोई जा सकता है ना, हर कोई व्यापार कर सकता है समुद्र से, तो सी लेवल से हर कोई अपना बिजनेस चला सकता है, वहाँ से अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकता है। इसका उपयोग व्यापारिक जहाज़ करते हैं। बिजनेस वाले जो जहाज़ होते हैं, जो कंटेनर बड़े बड़े ले जाते हैं, वो इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। दबदबे वाला देश अपने नियम यहाँ लागू करता है, ऑब्वियस सी बात है, दबदबे वाला देश यहाँ पे लागू करेगा अपना नियम। जैसे अभी अमेरिका दुनिया के लगभग सभी महासागरों में इसकी नौसेना है। अमेरिका का जो नौसेना है वो दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है अभी। दूसरा उदाहरण है इंटरनेट, जिसे अमेरिका ने 1950 में लाया था। इसमें ज़्यादातर सेटेलाइट अमेरिका के हैं। देखिए, इंटरनेट जो आज हम चलाते हैं, हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो 1950 में अमेरिका लाया था, अमेरिका की ही देन है। और सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में सैटेलाइट अमेरिका के ही हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ अकेले अमेरिका की जो शेयर है वो 28% है। और विश्व व्यापार में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में इसका 15% है, 15% है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WHO, ये सब अमेरिका के वर्चस्व के परिणाम माने जाते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जैसे ही अमेरिका शक्ति में आया था, महाशक्ति बना था, उसके बाद से विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब अमेरिका के वर्चस्व के ही परिणाम है। अमेरिका जब आया था उसके बाद के ही हैं। देखिए, MBA जो है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अमेरिका की ही देन है। अमेरिका ने ही इसको शुरू किया था। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बार्टन स्कूल नामक दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल खुला। यह 1881 में हुआ। अमेरिका में ही बार्टन स्कूल नामक एक दुनिया का सबसे पहला बिजनेस स्कूल खुला था 1881 में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसका आरंभिक कार्यक्रम 1900 से शुरू हुआ। 1900 से यह पढ़ाया जाने लगा। अमेरिका के बाहर एमबीए की स्टार्टिंग 1950 के बाद से ही, मतलब दूसरे देशों में जो एमबीए लाया गया वो 1950 से लाया गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 मेजर टॉपिक कवर करवाए हैं। नेक्स्ट में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। सो इसको ध्यान से कीजिएगा। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने साफ साफ नोट्स और इतने कम शब्दों में। बुक में तो आपको समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ध्यान से पढ़िए। आई होप आप लोगों का आज का दिन अच्छा जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।